Hello everyone, welcome to Daily Prelim Fact, in which we will discuss important topics from the news. So, our first topic is Tiger Trump. So, Tiger Trump क्या है? Tiger Trump है एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? इट इज ए लॉजिस्टिक एक्सरसाइज। अब इस लॉजिस्टिक एक्सरसाइज में क्या है? बेसिकली जब यूएसए के शिप इंडिया की टेरिटरी में आते थे, सो बेसिकली यहाँ पे वो रुकते थे जस्ट फॉर द पेट्रोलिंग एंड देन दे मूव। बट अब यूएसए और इंडिया की डीलिंग चल रही है लॉजिस्टिक वे में, जिसमें यूएसए के जो शिप्स इंडिया में आएंगे उनका मेंटेनेंस भी इंडिया देखेगा। सो ये सारी की सारी एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प डील कर रही है लॉजिस्टिक वे में। सो अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है स्ट्रीमलाइन डिप्लोमेटिक ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू कंट्री while responding to disasters। और ये जो अभी मीटिंग हुई है, इट इज सेकंड मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द prelim exam। Next topic from the news is like-minded developing country। Like-minded developing country is what? It is basically a group of developing country। Now, why these developing country have made a group? Actually, 18 countries are there who have common front at climate negotiations। तो जनरली क्या है कि क्लाइमेट इश्यूज को अगर देखा जाए तो उसको लेके काफी सारे एक्शंस लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। जैसे एक जो प्लान है, एक्शन है टू डील विद क्लाइमेट चेंज इज नेट जीरो एमिशन। सो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, इनका एमिशन जीरो हमें करना है। कार्बन का एमिशन जो है वो हमें जीरो करना है। सो इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को या कार्बन एमिशन को, तो बेसिकली चाइना एंड यूएसए ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं एनवायरमेंट में। अगर बात करी जाए पॉल्यूशन की इन द एनवायरमेंट, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको अभी डेवलप होना है, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, उनको प्रोडक्शन भी करना है। सो इस वे में गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और जो कार्बन एमिशन है, उसको रिड्यूस करना इज क्वाइट ए चैलेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री का सिंपल मानना ये है कि डेवलप कंट्री अभी जो डेवलप हुई हैं, तो उन्होंने भी एनवायरमेंट को एक तरह से प्रॉब्लम में डाल के ये सारी चीजें, ये जो डेवलपमेंट है ये करी है। तो एनवायरमेंट की अगर बात करें तो ये सारी चीजें डेवलप कंट्री जो है वो नजरअंदाज करके आगे डेवलप हुई है। तो अगर अभी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं होंगी। अगर ये ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है तो डेवलप कंट्रीज को भी क्या है, हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की। सो बेसिकली इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री। सो अगर बात करी जाए लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री की, तो बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड इन दिस ग्रुप they have a similar stand in United Nation climate negotiation। So LMDC organize themselves as a bloc negotiator in international organizations such as United Nation and WTO।
And if I talk about the population of like-minded developing country, so it is around to 50% world's population. If I talk about member, who are the member of LMDC? So Bangladesh, Algeria, Bhutan, Belarus, Cuba, China, India, Egypt, Iran, Indonesia, Malaysia, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Syria, Sudan, Vietnam, and Zimbabwe. These are the members of LMDC. Clear? So if I talk about next topic, then next topic is about river, and this river is Sukapeika River. So Sukapeika River is a river in Odisha, and why this river is in news? So basically, if I talk about NGT, so NGT has recently given a direction to the Odisha government to revive a plan so that Sukapaika River should be revived. So basically ये जो सुकापाइका रिवर है ये फ्लो होना स्टॉप कर गई थी 70 साल पहले. सो अभी ओडिशा गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है आफ्टर द एनजीटी डायरेक्शन. तो दिस रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Next topic is Almenia multiflora. So Almenia multiflora is a new species which is recently identified. और अगर इसकी बात करी जाए तो ये एक जीनस अल्मीनिया है, जीनस अल्मीनिया, जिसका नाम है अल्मीनिया मल्टीफ्लोरा. और अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट स्पीशीज है अल्मीनिया. जो फर्स्ट स्पीशीज है ये है अल्मीनिया नोडिफ्लोरा. ये जो है ये सेकेंड स्पीशीज है जीनस. ठीक है, जीनस में जो अभी तक मिली है फर्स्ट स्पीशीज है अल्मीनिया नोडिफ्लोरा. अगर बात करी जाए इसकी तो अल्मीनिया मल्टीफ्लोरा एक हर्ब है, इरेक्ट है, विथ ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस. तो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो बेस से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं. इसका जो स्टम है ये रेड टू वॉयलेट होता है फ्रॉम द बेस और ग्रीन होता है इसके ऊपर. अगर इसका IUCN स्टेटस देखा जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अल्मीनिया मल्टीफ्लोरा, इट इज अ स्पीशीज व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज. तो कोई भी स्पीशीज जब न्यूज में रहती है तो उसका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए. एंड इट ग्रो टू ए हाइट टू अबाउट 60 सेंटीमीटर. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So all these are facts which can be asked in your prelim exam. Now next news is about two idols stolen from Tamil Nadu were traced to the US. So basically दो मूर्तियां थी जो तमिलनाडु के एक टेम्पल है वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, और ये मूर्तियां हैं योगा नरसिम्हा एंड गणेश भगवान की, जो कि तमिलनाडु के एक टेम्पल वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल से चुरा के नेल्सन अटकिन म्यूजियम में देखी गई हैं अभी, जो कि मिसूरी USA में है. ऐसा माना जा रहा है कि ये चुराई गई थी 50 साल पहले. तो बेसिकली दिस वाज द न्यूज. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम? सो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जिससे जो हमारी पुरानी चीजें होती हैं, आर्ट होता है, उसको चुराने से बचाया जा सके. सो बेसिकली पहली चीज आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ लेना. तो इट इज द नोडल एजेंसी टू रिट्राइव स्टोलन एंड इलीगली एक्सपोर्टेड आर्ट ऑब्जेक्ट.
तो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि देखती है जो भी चीजें इंडिया को इलीगली एक्सपोर्ट हुई हैं उनको दोबारा से वापस लेके आने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। अगर देखा जाए तो एक कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी, यूनेस्को कन्वेंशन। तो यूनेस्को कन्वेंशन 1970 में आई थी और इंडिया ने इसको साइन किया था। और ये कन्वेंशन हर चीज को प्रोहिबिट करती है, प्रिवेंट करती है, जो भी इलीगल हमारे इंपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट हैं और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है जो हमारी कल्चर प्रॉपर्टी की, उसको बिल्कुल प्रोहिबिट करती है। सो इंडिया ने इसको रेटिफाई भी किया 1977 में। थर्ड चीज आती है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। सो बेसिकली जो भी हमारी डाटाबेस रहता है हेरिटेज साइट्स का, तो वो सारा किसके पास होता है? नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज। नेक्स्ट है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। तो ये 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाया गया था, टू अनअर्थ एंड प्रिजर्व द वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। So this is very important as far as your exam is concerned, as far as your prelim is concerned. So all these facts are important. Next is road map 2030. So road map 2030 जो है वो दो कंट्री के बीच में अभी 2021 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2021 में, बिटवीन इंडिया एंड यूके। एंड एज यू नो, अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज ऋषि सोनक। सो ये भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहां पे। तो अभी यही जो रोड मैप है 2030, इसके बारे में बात हो रही है। देखो, हालांकि इंडियन ओरिजिन के हैं ये, बट ऋषि सोनक जो पॉलिसीज बनाएंगे ऑब्वियसली वो यूके की तरफ ही इंक्लाइंड होंगी, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया और यूके के रिलेशंस जो हैं वो आगे आने वाले टाइम में सही होंगे। यूके जो है वो अगर देखा जाए तो प्री एग्जिट जो है वो कर चुका है। ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर दिस, तो अब इंडिया के रिलेशंस कैसे रहेंगे बाकी वर्ल्ड के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इस रोड मैप 2030 के फोकस एरिया क्या है? दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए दो कंट्री के बीच में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें जो भी टैरिफ वगैरह लगते हैं, ड्यूटीज लगाई जाती हैं, वो कम से कम लगाई जाती हैं, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो बायलैटरल रिलेशन जो है उनमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे हमें बायलैटरल रिलेशन जो है वो आगे बढ़ाने हैं। अगर बात करी जाए फ्रेमवर्क फॉर यूके इंडिया रिलेशन, तो हेल्थ में, क्लाइमेट में, ट्रेड में, एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड डिफेंस में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। सो ये ऑब्जेक्टिव है द रोड मैप 2030 का। सो विद दिस न्यूज, ऋषि सोनक became the PM of UK. This project of India and UK becomes very important for your exam. नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अभी टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर से न्यूज में है। एंड ये दो कंट्री के बीच में है, वन इज इथोपिया एंड सेकंड इज इरिट्रिया। इरिट्रिया। तो बेसिकली अगर बात करी जाए इन दो कंट्रीज के बीच में, तो रिलेशंस जो थे वो पहले से ही काफी अच्छे नहीं है। एक ट्राइब है, ट्रिग्रे रीजन है। तो बेसिकली यहाँ के जो ट्रिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो है, इसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। और हाउ एवर अगर बात करी जाए इथोपिया के पीएम की, सो इथोपिया के पीएम
अबे अहमद, इन्होंने काफी काम किया इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में रिलेशंस को सही करने में, और इसके लिए इनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। ठीक है, बट बहुत सारी जो एक्शंस लिए गए अबे अहमद के द्वारा इस रीजन में शांति बनाए रखने के लिए, तो यहाँ के लीडर्स को वो पसंद नहीं आए, और इसके कारण काफी ज्यादा जो थी वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया इथोपिया के खिलाफ। सो अगर बात करी जाए इस रीजन की, तो ये रीजन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट की बात करी जाए तो यू विल से कि इट इज द एरिया बिटवीन यूथोपिया एंड इरिट्रे। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट आपको लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं यूथोपिया और इरिट्रिया के बीच में, दिस इज द रीजन, और दोनों कंट्री आपस में डिस्प्यूट में रहती हैं इस रीजन को लेके। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। अगर इस रीजन की बात करी जाए तो ये रीजन क्या है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है? इसको सोमाली पेनिनसुला भी बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को क्या बोलते हैं? सोमाली पेनिनसुला। तो इथोपिया इसमें आता है, केनिया इसमें आता है, सोमालिया इसमें आता है, डिजिबूटी इसमें आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं टू चाइना, इसमें जो है वो काफी सुधार देखने को मिला है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं चाइना को, वो इंक्रीज हुए हैं। ऑल दो जो इंपोर्ट हैं वो अभी भी काफी ज्यादा है इंडिया में चाइना के, बट एज कंपेयर टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो है वो बड़े हैं इंडिया के। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बायलिटरल ट्रेड जो है वो चाइना के साथ, वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है चाइना, आफ्टर यूएसए। ठीक है, और हमारा ट्रेड जो है वो ग्रो करा है 59% से। अगर बात करी जाए 2014-15 की, तो हमारा ट्रेड था 72 बिलियन, और 2021-22 में हमारा ट्रेड 115 बिलियन के आसपास है। ठीक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2014-15 में 11 बिलियन था, और आज की डेट में अगर 2021 का टाइम देखा जाए सो 21 बिलियन, और इंपोर्ट अगर देखा जाए तो 94 बिलियन का है। अगर मेजर इंपोर्ट आइटम देखी जाए तो ज्यादातर आइटम्स जो इंडिया में आती हैं वो है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो कि चाइना से आती हैं। 1/3 जो है वो चाइना से इंटरमीडिएट गुड आती हैं। कैपिटल गुड 19% आती हैं, और टेलीकॉम और पावर सेक्टर इक्विपमेंट भी काफी ज्यादा चाइना से इंडिया को इंपोर्ट करे जाते हैं। अगर इंडिया की डिपेंडेंस देखी जाए चाइना के ऊपर, ये बहुत ज्यादा है, और इसका कारण ये है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और जो डिमांड है उसमें काफी ज्यादा गैप है, और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है चाइना की। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में कोई मुकाबला नहीं है चाइना का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो चाइना का बहुत जबरदस्त है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इनपुट कम से कम, इनपुट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की काबिलियत है चाइना के पास, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार गिरता है। वेयर एज इन इंडिया ऐसा नहीं होता। और सब्सिडी जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है चाइना की, जिसके कारण उसके प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सो ये दो कारण हैं जिसके कारण इंडिया डिपेंड करता है चाइना पे। और इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्री चाइना के ऊपर डिपेंड करती हैं, बिकॉज चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब। पूरे यूरोप की आइटम्स बनती हैं चाइना में। ठीक है, और चीपेस्ट लेबर भी मिलता है। ठीक है, तो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें भी चाइना काफी आगे है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया के एक्सपोर्ट का कैसे बढ़े, तो एक तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हमने चलाई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उसने क्या किया? रिड्यूस किया डिपेंडेंस को जो हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर रहता है।
और दूसरा जो हमने अभी टेक्निकल रेगुलेशंस लगाई, हम आत्मनिर्भर भारत लेके आए, तो इसमें हमने जो टेक्निकल रेगुलेशन लगाई टॉयज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के ऊपर, तो इसने भी हमारे इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करा। सो दिस इज द रिसेंट डाटा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सो विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, सो जो भी न्यूज से इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती थी वो आज की न्यूज से हमने निकालने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है सो वी विल ट्राई कि वो नेक्स्ट वीडियो में या किसी और इसमें कवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच।